सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, देखो ये पूरा चीज के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है आपका AS13। जब हम लोग इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं तो पहले ये चैप्टर क्या चीज को डील कर रहा है ये समझिए। जब एक नॉर्मल पब्लिक या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स या किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो उस बंदे ने जिसने इन्वेस्ट किया है उसके बुक्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। चीज को समझिएगा। अगर आपने सर जी आपने किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है तो आपने एक तरीके का इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी में, यस और नो। तो उस कंपनी का जो आपने इन्वेस्ट किया जिस कंपनी में, तो उससे आपको कुछ तो रिटर्न मिलेगा, यस और नो। रिटर्न दो टाइप का होता है, चीज को समझिएगा। आपने 100 रुपए में एक कंपनी का शेयर खरीदा, अब उस शेयर के ऊपर आपको क्या मिल सकता है, डिविडेंड, तो वो भी एक रिटर्न है, प्रॉफिट है आपके लिए। साथ में वो 100 रुपए का शेयर आपका 150 में, 120 में, 130 में बिक सकता है, यस और नो। तो कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जिस चैप्टर का बात कर रहे हैं वो आपके बुक्स का बात करेगा, उस कंपनी के बुक्स का बात नहीं करेगा। हम ITC लिमिटेड का शेयर खरीदे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ITC लिमिटेड बुक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ आदित्य डायमंड। हमने जो शेयर खरीदा है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहला चीज, ये एक इन्वेस्टर के बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है, पहला चीज। नंबर 2, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। सर ये पता कैसे चलता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? देखो नॉर्मली क्या होता है सर जी, जो कैपिटल गेन चैप्टर इनकम टैक्स में वो तो बोलता है कि अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर के ऊपर है तो आपके लिए वो चीज लॉन्ग टर्म, और 1 ईयर के नीचे है या 1 ईयर तक है तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। अकाउंट्स इंटेंशन को लेके चलता है। आप जब खरीद रहे हैं तो आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपका इंटेंशन है कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म हो गया। सर इंटेंशन एक पीरियड को डिफाइन करेगा? हाँ करता है। अगर आपका इंटेंशन है कि आप 12 महीना से ज्यादा के लिए खरीद रहे हैं, अगेन सेम 1 ईयर का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अगर आप 1 ईयर से कम के लिए खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। सर ये क्लासिफिकेशन करके कोई फायदा है? हाँ, जब आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना होगा एट द ईयर एंड, तो आपको सर जी ये डिसाइड करना होगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए रूल होता है कि इट विल बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना पे आपने खरीदा है। शॉर्ट टर्म का रूल होता है कि इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। मतलब शॉर्ट टर्म में आपको लॉस को तुरंत बुक करना पड़ेगा। चीज को समझो। आपने ITC का शेयर खरीदा 150 रुपए में, ईयर एंड पे उसका दाम है 140 रुपया, तो आपका कॉस्ट कितने का है, 150। उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 140। अच्छा, आपका इंटेंशन क्या है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? आपने बोला लॉन्ग टर्म, तो कुछ नहीं करना, 150 पे लिख के छोड़ दो, खत्म कहानी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मतलब आपको जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा आप बेचोगे, खरीदोगे, ये करोगे आप, तब उस सिचुएशन में आपको उसको 150 और 140 विच एवर इज लोअर कितना। अब आप 150 का चीज 140 में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है, वो 10 रुपया स्टेटमेंट ऑफ PL में जाके बुक हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL में जाके बुक हो जाएगा। आप समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? तो तुरंत का तुरंत बुक करता है। तो बोला सर लॉन्ग टर्म में क्या कभी लॉस नहीं लिखते हैं? लॉन्ग टर्म में तभी लॉस लिखा जा सकता है जब देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने खरीदा 150 में, लेकिन उसका परमानेंट वैल्यू अब एक डिक्लाइन आ गया। मतलब यस बैंक का शेयर ले लो, यस बैंक का शेयर 200 रुपया था, अचानक में 6 रुपया आ गया। अब जिन लोगों ने सर जी 200 में खरीदा हुआ है उनके अब चीज का दाम 16 रुपया चल रहा है आज के दिन। तो अब ये परमानेंट डिक्लाइन है, यस और नो, बहुत मेजर डिक्लाइन है और इसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल है, यस और नो। तो जब इस तरीके का परमानेंट डिक्लाइन आता है, आपको लगता है कि सर अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, तब उस सिचुएशन में सर उसको हम लोग किस पे रिकॉर्ड करेंगे सर जी, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तब वो जो डिफरेंस आएगा, आप 200 का चीज आप 20 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितने से कम हो रहा है, 180। वो 180 रुपए का लॉस आप किस में लिख देंगे सर जी, यू विल राइट इट इन द
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, समझ गए। और जब वो परमानेंट बेसिस पे ये अप्रिशिएट करेगा तो वापस से सर आप क्या करेंगे, उसको सर जी रिकवर कर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्रेडिट कर देंगे। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर ना। अब हमारा सर जी ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि परमानेंट डिक्लाइन होने से ही कम करना है, अदरवाइज हम लोगों को कम नहीं करना लॉन्ग टर्म को। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट एक बंदा जब करता है तो वो दो तरीके से करता है, दो टाइप का इंस्ट्रूमेंट में, एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होती है, एक वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज होती है। सर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है सर? आपका रिटर्न फिक्स्ड है, डिबेंचर्स आपको पता है 10% डिविडेंड इंटरेस्ट देगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको पता है 12% देगा, तो जिस हिसाब का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, स्टॉक्स, गवर्नमेंट स्टॉक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स व्हाटएवर। वेरिएबल डिविडेंड क्या फिक्स होता है? नहीं। तो जब आप एक इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे सर जी उसका रिटर्न फिक्स नहीं है, डिविडेंड कभी भी कितना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो सर जी वेरिएबल वो हो गया। आप समझ गए चीज को, मतलब वी आर डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली वन इज डिबेंचर एंड द अदर इज सर जी आपका इक्विटी शेयर। समझ गए चीज को, दोनों का अलग अलग अकाउंटिंग है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। यहाँ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये चीज। जब इक्विटी शेयर्स में जाओगे तो बोनस का ट्रीटमेंट आएगा, राइट शेयर्स का ट्रीटमेंट आएगा। उसको बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका देखना होगा। उसमें जो डिविडेंड मिलता है उसमें प्री भी होता है और पोस्ट भी होता है, तो प्री का ट्रीटमेंट कैसे होगा, पोस्ट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी आपको सीखना। यही चीज जब आप इसके अंदर में जाओगे डिवेंचर्स में, तो डिवेंचर में कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, ये क्या होता है इसका ट्रीटमेंट सीखना। इंटरेस्ट का एक ड्यू डेट होता है, वो इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, वो इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर होता है, कैसी उसकी अकाउंटिंग होती है उसको लेके पूरा अपने को बात करना। आप समझ गए चीज को, क्लियर। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अप्लीकेबल है, डेट इज AS 13। तो अब अपने इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत ज्ञान दिया है बुक में, पहले उसको देखते हैं, फिर अपने आगे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करें। नाउ सर नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स। अर्निंग इनकम का मतलब या तो डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल व्हाटएवर, और कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब हमने तुमको बोला था, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, उसका दाम 120 हो गया, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, दैट इज व्हाट कैपिटल एप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट। अब इन्वेस्टमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, करंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया। अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स है तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो हमेशा कॉस्ट पे ही होगा, जितने पे आपने खरीदा है। लॉन्ग टर्म होगा तो वो भी कॉस्ट पे ही होगा, बट जब ईयर एंड आएगा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, चीज को देखिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, दोनों में जो लोअर है उस पर रिकॉर्ड करिए करंट इन्वेस्टमेंट्स को, ये अपने बीच में बात हो चुका पहले भी। आगे अगर लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर अदर देन टेम्पररी डिमिनिशन, मतलब परमानेंट फॉल है तभी उसको लेस करना है, अदरवाइज लेस करने का दरकार नहीं है। अब अपने को इंट्रोडक्शन दे दिया, समझ गए चीज को। एक चीज याद रखना, जिनके ऊपर अलग से कोई AS अप्लाई करता है उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। हर AS का एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक AS प्रिस्क्राइब हो गया है तो बाकी जगह फिर अप्लाई नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अपने सर जी क्या है, लीजेस के लिए AS 19 बोल के एक AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, तो लीज इसमें कवर्ड नहीं होगा, तो लीज इसमें कवर्ड नहीं हो, मतलब जिसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट है वो फिर यहाँ नहीं आएगा, वो उसी पर्टिकुलर AS में जाके सर कवर होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। तो अब अपने इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं, फिर अपने आगे बात करेंगे, क्लियर रहेगा ये चीज। नाउ सर चलिए इंट्रोडक्शन का बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट्स टू द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। जिसने इन्वेस्ट किया उसको कुछ बेनिफिट्स मिले। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज डन एज पर AS 13, अपने बात कर चुके हैं, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स which deals with the accounting for investments in the financial statements and related disclosure requirements except, मतलब इनके ऊपर ये AS अप्लाई नहीं करेगा। बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये जो बेसिस है रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9 में कवर्ड हो जाता है, तो ये वहां जाके होता है इसके ऊपर बात। नंबर 2,
सर जी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीजेस, इसके ऊपर AS 19 अप्लीकेबल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज, इनके लिए भी अलग से प्रेस्क्राइब्ड है ट्रीटमेंट। एंड लास्ट इज म्यूचुअल फंड्स। लास्ट वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बताइए, आपका बिजनेस ये है कि आप शेयर्स में डील करते हैं, तब वो आपके लिए एक बिजनेस हो गया, तो वो आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं हो सकता। जैसे ज्वेलरी, हमारी मम्मी के लिए ज्वेलरी एक कैपिटल एसेट है, लेकिन जो सोनार है गोल्ड स्मिथ, उसके लिए ज्वेलरी क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट नहीं करता। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टू कैटेगरीज विच करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मेरे हिसाब से इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, जिसको हम लोग इजिली बेच सकते हैं और तुरंत पैसा रियलाइज कर सकते हैं। अ करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बाय इट्स नेचर रेडिली रियलाइजेबल and is intended to be held for not more than from the date on which such investment is made। अब देखो वर्ड क्या है, is not, is intended। intended मतलब जब आप खरीद रहे हैं तब आपका इंटेंशन क्या है। एक्चुअली तुम कब बेच रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है, तुम खरीदते वक्त क्या सोच के खरीद रहा है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तुम्हारा इच्छा है कि तुम उसको 1 साल बाद ही बेचेगा, तो वो तुम्हारे लिए नॉन करेंट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इच्छा है कि तुम उसको 1 साल के अंदर में बेचोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सर, शॉर्ट टर्म हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। आगे एग्जांपल, ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1000 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2011 with an intention to hold them for a period of 15 months। सर क्या 12 महीना से ज्यादा है, यस और नो। तो इस सिचुएशन में ये करंट होगा कि नॉन करंट होगा, it will be treated as non-current investments। Suggest the classification of such investment in accordance with AS 13 as on 31st March 2012। तो हम लोग इसको क्या ट्रीट करेंगे सर जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, सिंस इट was being acquired with an intention to held for more than 12 months। समझ गए चीज को, तो वही वाला चीज लिख के दिया है ना। इसके अंदर में ये एक लाइन बहुत अच्छा लिखा, इवन दो द रिमेनिंग पीरियड एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट मे बी लेस देन अ ईयर। मतलब समझ में आया, रिपोर्टिंग डेट क्या है आपका, ईयर एंड। हम लोग को तो ईयर एंड पे डिसाइड करना है, क्योंकि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज लोअर किस में अप्लाई होगा, करंट इन्वेस्टमेंट में। तो अब हम जब वहां पे रिपोर्टिंग डेट मतलब ईयर एंड पे पहुंचेंगे, तो हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि भैया क्या इंटेंशन था, हम बोले लॉन्ग टर्म, तो कॉस्ट पे लिखिए, खत्म हो गया। अब आप जिस दिन बता रहे रिपोर्ट कर रहे 31 मार्च 2012, उसके बाद भले ही वो 2 महीना हो, 4 महीना हो, 8 महीना हो, जिस दिन खरीदे और जिस दिन आप बेच रहे हैं, अगर उसके बीच का पीरियड 12 महीने से ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉन करंट हो जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, ये ध्यान रखना। आगे नहीं, नेक्स्ट ईयर में करंट हो जाएगा, ये आपने शुरुआत में डिसाइड किया ना कि वो क्या है। अब चीज को समझो, हाँ चीज को समझो। सपोज करिए आपका ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2020 को स्टार्ट होता है, आपका एंड होता है ईयर एंड 31/3/2021, ठीक है। हम खरीदे सर 1 फरवरी 2021 को एक शेयर, और हम बोले भाई हम इसको 3 साल होल्ड करेंगे। मेरा इंटेंशन क्या है, 3 इयर्स होल्ड करने का। सर ये करंट की नॉन करंट, ये बताओ। नॉन करंट। तो अब हमको वैल्यूएशन 31/3/2021 आया, देखा जाए तो 2 महीने बाद ही आया, तो तुम बोलेगा अभी तो 2 ही महीना हुआ, इसको करंट मानिए। नहीं, इंटेंशन क्या है आपका, 3 साल का है, 1 साल के ऊपर है, तो ये आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा चलिए, अब 31/3/22 आया, आप ये मत देखिए रिमेनिंग पीरियड क्या है, आपका इंटेंशन शुरुआत में क्या था, नॉन करंट, तो ये नॉन करंट ही माना जाएगा। अब समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। तुम ये मत देखो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अब 1 महीना ही बचा है, गुरु अब तो 1 ही महीना है, तो 1 साल से कम हो गया, तो इसको करंट ले लो ना, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू बी बिगिनिंग। फर्स्ट डे ही तुम डिसाइड कर चुके हो कि वो लॉन्ग टर्म है कि वो शॉर्ट टर्म है, वो इंटेंशन उसी दिन डिसाइड हो गया। अब तुमको वापस से अपना इंटेंशन को डिसाइड करने का दरकार नहीं है। यस, हाँ आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इट माइट बी कि किसी सिचुएशन में तुमको ऐसा लगता है कि अब तुमको इसको नॉन करंट नहीं ट्रीट करके क्या ट्रीट करना है, करंट।
तब तुम उसका ट्रीटमेंट करते हो। बट अदरवाइज हम लोग जब खरीद रहे हैं उस समय हमारा इंटेंशन क्या है वो देखा जाएगा। इंटेंडेड क्या आपकी सोच है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? चलिए अब आगे बात करते हैं। द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट इज द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट का मतलब जितने में आपने खरीदा। तो एक चीज याद रखना, खरीदते वक्त ब्रोकरेज लगता है, यस और नो? सर जी ब्रोकरेज और भी काफी सारे खर्चे लगते हैं, तो खर्चे जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपने एक घर खरीदा है, जूम करो 10 लाख का, 10 लाख का घर है, जिसके थ्रू खरीदा उसने आपसे 20,000 और लिया, तो आपका टोटल कितना लगा? 10 लाख 20,000। तो आपके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा सर? 10,20,000 हो जाएगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना। एंड फेयर वैल्यू जो उस दिन का वैल्यू रहेगा। फेयर वैल्यू का मतलब क्या हुआ? फेयर वैल्यू बेसिकली हम लोग मार्केट वैल्यू को फेयर वैल्यू बोल सकते हैं। एक एसेट को दे के जो पैसा रियलाइज होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसका फेयर वैल्यू बोलते हैं बेसिकली। लेकिन कई बार क्या होता है कि एसेट को दे के दूसरा एसेट मिलता है, तो जो एसेट मिल रहा है उसका वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होगा, जो क्लियरली एविडेंट है उसके बेसिस पे उसको डिसाइड किया जाता है। तो पढ़ते हैं इसको लेके। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी exchanged between a knowledgeable willing buyer and a knowledgeable willing seller in an arm length transaction। arm length transaction का मतलब नहीं, आमने सामने नहीं, आर्म लेंथ का मतलब होता है कि कोई रिलेशन का ज्ञान नहीं है। एट अ फेयर वैल्यू, जब बायर और सेलर में कोई रिलेशन नहीं होता है तो जिस प्राइस पे काम होता है बेसिकली वो एक मार्केट प्राइस होता है, यस और नो? यही अगर हम अपना मामा का दुकान में जाके कुछ खरीदे तो जो प्राइस वो हमसे चार्ज करेगा वो कम हो सकता है, यस और नो? तो वो आर्म लेंथ नहीं हुआ। तो जहां पे आपका कुछ चीज उसमें जुड़ जाता है, कोई बेनिफिट आपका उसके अंदर में जुड़ जाता है, वहां पे वो आर्म लेंथ नहीं माना जाता। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला अंडर अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस मार्केट वैल्यू और द एनआरवी दैट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू। क्या चीज क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए। मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट नेट ऑफ एक्सपेंसेस नेसेसरीली टू बी इनकर्ड ऑन और बिफोर डिस्पोजल। मतलब समझ में आया? हम इस घर को खरीदे थे 10 लाख में, 20,000 रुपया ब्रोकरेज लगा था, तो मेरा टोटल कितना कॉस्ट पड़ा था? 10,20,000। ये मेरा कॉस्ट हो गया। समझ गए चीज को? अब जब हम इसको बेच रहे हैं तो मेरे को 15 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? लेकिन उसके लिए मेरे को एक ब्रोकर का दरकार पड़ेगा और ये ब्रोकर मेरे से 50,000 रुपया लेगा, तो मेरे घर में कितना रुपया आएगा? 14,50,000। तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी सेल प्रोसीड्स माइनस द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग दैट पर्टिकुलर सेल। तो 14,50,000। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे बात करते हैं। एनी रिडक्शन टू फेयर वैल्यू एंड एनी रिवर्सल ऑफ सच रिडक्शंस आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? अगर फेयर वैल्यू कम हो गया, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो जो कम हो रहा है वो डायरेक्टली कहां जाएगा सर जी? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाएगा। क्या चीज क्लियर रहेगा पक्का सर? तो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीट, जो हम लोग अभी तक बात किए थे। चेक कर लो एक बार प्लीज। नाउ सर आगे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब ये सर जी कौन सा हो गया? जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म है, मतलब 12 महीने से ज्यादा का इंटेंशन होना चाहिए। तो अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन अ करंट इन्वेस्टमेंट। इसमें तो कोई बात नहीं। एंड दे आर यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट। इसके अंदर में कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होता है until unless there is a permanent decline in the value of the asset। yes or no? करेक्ट है? if there is a decline other than temporary का मतलब permanent decline in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline। समझ गए चीज को? तभी reduce होगा, otherwise reduce नहीं होगा। the reduction in carrying amount is charged to the statement of profit and loss। कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे the reduction in carrying amount is reversed when there is a rise in the value of the investment of the or if the reasons for the reduction no longer exist। समझ में आ गया? ये चीज क्लियर होता है पक्का? तो जब बहुत बड़े लेवल पे अपना जो अपने को जिस चीज के चलते लगा था कि गिर रहा है वैल्यू, अब वो चीज ही रिवर्स हो गया, तब उस सिचुएशन में अपने बोल सकते हैं कि भाई अब इसका रिवर्सल करना सही रहेगा, तो हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे कैरिंग अमाउंट, करंट इन्वेस्टमेंट, सब वही चीज को शॉर्ट में लिख के दिया और कुछ नहीं है। पहले करंट देख लीजिए, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू। करेक्ट है? अच्छा,
Any reduction to fair value is debited to PL account. However, if fair value of investment is increased subsequently, the increase in the value of current investment up to the cost of investment is credited to profit and loss and excess portion if any is ignored. मतलब समझ में आया क्या इस चीज को समझिए। सपोज करिए आपका कॉस्ट था 120 रुपया, चीज को समझ लीजिए, करेक्ट है। अब आपका फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू जो बोल रहा है 100 रुपया हुआ, तो कितना पे रिकॉर्ड करेंगे आप 100 पे रिकॉर्ड करेंगे। आपका कितना से गिर गया वैल्यू, तो आप पीएल को डेबिट करेंगे। चीज को समझ लीजिए, आपका नुकसान हुआ है तो पीएल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, आपने बचपन में पढ़ा था, तो पीएल को हम लोग डेबिट करते हैं बेटा। अच्छा, एसेट की वैल्यू 120 थी हमारे बुक्स में, हमने जब खरीदा, चीज को समझो, एकदम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री सीखते जाओ मेरे साथ। हमने एसेट खरीदा, हमारे यहाँ पे पैसा आएगा कि जाएगा ये बताइए? पैसा जाएगा, पैसा आता है बैंक डेबिट, पैसा जाता है बैंक क्रेडिट, यस और नो? तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। हमने क्या कर दिया? बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक क्रेडिट हुआ तो डेबिट क्या हुआ बेटा? इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया। अब हमने खरीदा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 120 टू बैंक, 120 खत्म हो गया, ये पार्ट हो गया। अच्छा, अब हमारा ईयर एंड आया, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में जैसे ईयर एंड पे पहुंचे, हमने बोला ये तो करंट इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि मेरा इंटेंशन जो था वो लेस देन 12 मंथ्स का था। तो मेरे को क्या बोला? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। मेरा 120 कॉस्ट, मेरा फेयर वैल्यू 100, तो 120 और 100 लोअर कितना सर जी? मेरा 100, तो हम 100 पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, मेरा इन्वेस्टमेंट 120 पे खड़ा था, यस और नो? 120 एसेट है, एसेट डेबिट होता है, कम करना है, कम करना है, तो एसेट को क्या करिए? क्रेडिट करिए। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा कितना से? 20 रुपया से। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो पीएल क्या होगा सर? डेबिट होगा। तो एंट्री बनी पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना सर? 20 रुपया, करेक्ट है। अब ये बोला, सपोज करो नेक्स्ट ईयर एंड आया या नेक्स्ट टाइम जब तुम वैल्यूएशन करने गए उस दिन तुम्हारा, अब ये चीज कितना पे खड़ा है? फेयर कॉस्ट कितने पे खड़ा है? अब इसका बैलेंस शीट में 100 पे, हमने इन्वेस्टमेंट को कितना पे ले आया? 100 पे। अब इसका फेयर वैल्यू सपोज करो 130 हो गया, क्या बढ़ गया? यस और नो? तो बोला जब तुमने घटाया था तो पीएल को क्या किया था? डेबिट। तो अब जब ये बढ़ रहा है तो पीएल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बट पीएल में गया कितना था? 20 ही तो गया था ना, तो रिवर्स भी 20 रुपए से ही करोगे बस। उससे ऊपर जो बढ़ रहा है उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो तुम्हारा रियलाइज्ड नहीं है। अब बैठे बैठे मेरे घर में सोना खरीदा हुआ है मेरी शादी का 25,000 में, आज उसका दाम हो गया 48,000। अब हम घर में बैठा बैठा बढ़ा रहा वैल्यू, क्या मेरे घर में पैसा आ रहा है? वो फिर गिरेगा, फिर हम माइनस करते रहेंगे बैठे बैठे के। ये जबरदस्ती का एक्सरसाइज है। तो जिस दिन आपको रियलाइज होगा उस दिन आप उसको रिकॉर्ड करिए। यहां पे जितना से पीएल पहले डेबिट हुआ उतना से आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर सकते हैं वापस, बाकी चीज में नहीं कर सकते। समझ गए? चीज को क्लियर है पक्का सर? तो जितना पीएल में पहले डेबिट हुआ है उतना ही पीएल को क्रेडिट किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जा सकता। क्या चीज क्लियर रहेगा? सेटल्ड है पक्का सर? चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं, आइए। वैल्यूएशन ऑन ओवरऑल ग्लोबल बेसिस is not considered appropriate. Prudent method is to carry investment individually. मतलब समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये बहुत समझदारी वाला बात भी है। अब चीज को समझिए, हमारा पोर्टफोलियो है, हमारे पोर्टफोलियो में 20 शेयर है, किसी में प्रॉफिट है किसी में लॉस है। तो अगर देखा जाए हम सबका कॉस्ट एक साथ जोड़ दे और सबका मार्केट वैल्यू जोड़ दे तो किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस से एडजस्ट हो जाएगा, यस और नो? तो हम प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली लॉस क्या हुआ और प्रॉफिट क्या है, यस और नो? तो बोला जाता है कि जब आप वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू के साथ, तो इंडिविजुअल एसेट्स को अलग अलग देखना है, जोड़ के नहीं देखना। क्लब मत कर दे, मतलब आईटीसी में मेरे को 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसका 2 रुपए का लॉस बुक करो, और मेरे को सर जी मेक मनी में सर जी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट भी रह जाएगा, तो उसका 1 रुपए का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने का दरकार नहीं है। अदरवाइज तुम 2 और 1 को एडजस्ट करके 1 का ही लॉस बुक करता। तुमको करना क्या है सर जी? इंडिविजुअली करना है, जो लॉस है उसको सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करते चलिए। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर? तो इसका मतलब जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है बेटा, तो ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट अकाउंट हर एक शेयर का अलग अलग बनता है। मतलब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ आईटीसी लिमिटेड अलग, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ विप्रो लिमिटेड अलग, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अलग, सब अलग अलग चलेगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, चलिए बात करिए। कैरिड एट कॉस्ट, ये सेटल्ड है। आगे देखिए क्या दिया,
where there is a decline other than temporary in the carrying amount of the long term valued investments, the resultant reduction in the carrying amount is charged to the PL account. Correct है? The reduction in carrying amount is reversed when there is a rise in the value of the investment of the, or if the reasons for reduction no longer exist. मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो जाना चाहिए. क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर? जो ऊपर पढ़े थे वही है. फिर वैल्यूएशन का बात किया तो वही वाला चीज बोला है. वैल्यूएशन कैसे करना है सर जी? इंडिविजुअल बेसिस पे करना है. वही वाला बात बोला और कुछ नहीं बोला. मेरे हिसाब से यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए. चेक कर लो. नाउ सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चीज को ढंग से देखना. द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज. मतलब खरीदते वक्त जो भी खर्चा लगा उसको ऐड कर दीजिएगा. याद रखना, अगर इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हो तो इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है और स्टॉक एक्सचेंज में उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. एसटीटी को कभी भी इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखना. समझ गए? ये ध्यान रखिए. आगे आएंगे तब बात भी कर लेंगे, डोंट वरी. अभी इतना बस ध्यान रखिए. इफ एन इन्वेस्टमेंट, इसका सेकंड नंबर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ये पूछता भी है एएस के थ्रू. If an investment is acquired or partly acquired by the issue of shares or other securities, the acquisition cost is the fair value of the securities issued. मतलब समझ में आया क्या? अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया है बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स, आपने अपना शेयर दिया है और इन्वेस्टमेंट लिया है, तो जो शेयर इशू कर रहे हो उसका फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना. तो बोला है फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड. The fair value may not necessarily be equal to nominal or par value of the securities issued. मतलब क्या हुआ? आपने सपोज करिए अपना शेयर इशू किया 10,000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन मार्केट प्राइस 12 रुपया है, तो हम लोग उसको 12 पे रिकॉर्ड करेंगे. फेयर वैल्यू कितना माना जाएगा? 12, विच मे नॉट बी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे बात कर रहे हैं. इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज और पार्ट एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ये आगे मिलेगा, बहुत बार आएगा ये. फॉर अनदर एसेट द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप और द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट. समझ गए क्या चीज को? मतलब एक्सचेंज में हो रहा है, एक एसेट देके दूसरा एसेट ले रहे हो, तो जिसका भी जो एसेट जा रहा है या जो एसेट आ रहा है, जिसका फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट होगा उस पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा. समझ गए चीज को? मतलब एक तुम कैश में खरीदे पैसा देके, तब तो जितना रुपया दिए प्लस ब्रोकरेज प्लस फीस प्लस ड्यूटीज जोड़ दो, सारा खत्म हो गया कहानी. अगर आपने उसको शेयर के थ्रू लिया है, शेयर देके, तो शेयर का फेयर वैल्यू ले लेना जो इशू किए हो. अगर आपने एक एसेट देके दूसरा एसेट लिया या पार्टली एक्सचेंज किया है, तो सर जी जो एसेट जा रहा है या जो एसेट आ रहा है, दोनों में से जिसकी वैल्यू क्लियरली एविडेंट है आप उस पे उसको रिकॉर्ड करोगे. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? चलिए आगे पढ़ते हैं. अब देखिए उसी चीज को एक टेबल के थ्रू बताया है. टाइप ऑफ एक्विजिशन बाय कैश और बैंक, देन कैश प्राइस इंक्लूडिंग चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज. क्लियर है? इश्यू ऑफ शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज से है तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड. इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स, तो जो एसेट गया है या जो आ रहा है जिसका वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है उस पर रिकॉर्ड कर दीजिएगा. ये कोई दिक्कत इसके अंदर में? थर्ड पॉइंट, अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड बी मेड फॉर ईच स्क्रिप्ट परचेज. हमने आपको बोला आईटीसी का अलग बनेगा, विप्रो का अलग बनेगा, भंसाली इंजीनियरिंग का अलग बनेगा, तो सबका अलग अलग बनाएंगे. द स्क्रिप्ट परचेज में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज विच, चलिए, एक फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज जो हमने तुमको बोला था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, याद आता है कुछ ऐसा जिसके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स है. दूसरा वेरिएबल, तो इक्विटी शेयर्स हो गया. करेक्ट है? वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. द एंट्रीज इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर दीज 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्क्रिप्ट्स विल बी मेड एज अंडर. अब हम लोगों को बता रहा है कि डिबेंचर और में अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो उसको कैसे डील करना है उसके बारे में अब डिस्कशन चालू होगा. यहां से आपका प्रैक्टिकल पार्ट चालू होता है, यहां से. चलिए सर बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज. चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं. यहाँ पे बात हो रहा है डिबेंचर्स का. आप ऐसे याद मत रखिए फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, आप डिबेंचर लेके चलिए. देखिए हम इसके अंदर में बाद में पढ़ेंगे, हम आपसे पहले बात करेंगे. रेदर देन गोइंग इनटू द थ्योरी यू शुड अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट. चीज को समझो.
आपको समझना है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमको बताएंगे आपको चीज क्या समझ में आती है, ठीक है। आप समझिए एक शेयर है, फेस वैल्यू 100 रुपया, डिबेंचर 12% डिबेंचर है आईटीसी लिमिटेड का, एक बार के लिए मान लो, ठीक है बेटा, जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपया। कितना रुपया सर? 100 रुपया। एकदम नॉर्मल बात करना, यही आपको चीज समझा देगा जो हम बोलेंगे। थ्योरी इसके बाद क्या आप को रिलेट करिएगा कि जो हम बोले थे वही था। कंपनी ने ये शेयर डिबेंचर इशू कर दिया 1/1/2019 को, ठीक है। आप नितिन, तुम्हारे ऊपर हम लेके चल रहे हैं, तुमने इस कंपनी का 10 डिबेंचर खरीदा है। कितना खरीदा बेटा? 10 डिबेंचर। और कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर तुम्हें 100 रुपए में ही दिया था, तो तुम्हारे लिए इस डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपया होगा, यस और नो? करेक्ट है। एक डिबेंचर 100 रुपए का। तुमने कितना डिबेंचर खरीदा बेटा? 10 डिबेंचर खरीदा। तो 100 रुपए का एक डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर 10 है, तो आपका टोटल रुपए कितना लगा सर? 1000 रुपया लगा। अच्छा, आपके बुक्स में एंट्री हो रही है, इन द बुक्स ऑफ नितिन हमारे यहाँ पे एंट्री हो रही है, सर आपके यहाँ रुपया आया कि गया? आप बोलिए। रुपया गया। आपने तो रुपया दिया ना, आईटीसी, हम आईटीसी हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, हमने आपको डिबेंचर दिया तो आपने हमें पैसा दिया होगा ना, तो हमारे यहाँ पे रुपया आया तो आपके यहाँ से गया है टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया दिया सर जी आपने हमको? 1000 रुपए। आपने हमें 1000 रुपया दिया, तो आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन, हम लिख रहे हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड। ये आपके बुक्स की एंट्री है, एसेट आया आपके यहाँ पे। करेक्ट है क्या? 1/1/2019 को आपको अलॉटमेंट हो गया था। करेक्ट है। अब इस डिबेंचर पे कितना परसेंट ब्याज है? 12% का मतलब ये इंटरेस्ट रेट हो गया। करेक्ट है। मतलब आईटीसी वाला 12% ब्याज देगा। अब ब्याज कंपनी क्वार्टरली भी दे सकती है, हाफ ईयरली भी दे सकती है, ईयर एनुअली भी दे सकती है, मंथली भी हो, कुछ भी हो सकता है, सम्स है। हम लोग एक बार एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि द इंटरेस्ट विल बी पेड, इंटरेस्ट इज पेड एट ईयर एंड, दैट इज 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। ठीक है बेटा। अब सपोज करो बेटा 31 दिसंबर 2019 आ गया, चीज को ढंग से समझना। करेक्ट है। जैसे ही 31 दिसंबर 2019 आया, हम आईटीसी लिमिटेड है, हम देखे मेरे बुक्स में कौन कौन डिबेंचर होल्डर है, हम बोले अच्छा नितिन तो है, तो इसको पैसा देना पड़ेगा। ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल वैल्यू पे। ये मान लो मार्केट वैल्यू 100 का 1500 हो जाएगा, तो हम 1500 पे ब्याज नहीं देंगे, हम 100 पे ही देंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है। 100 रुपए पे 12% ब्याज देना है मेरे को। अच्छा, हम एनुअली देते हैं, एक ही बार देते हैं साल में। अच्छा, हमने डिबेंचर तुम्हें कब दिया था? 1 जनवरी 2019। अब ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2019, तो सर जी आपको पूरा एक साल हो गया, यस और नो? तो पूरा एक साल का हम आपको ब्याज देंगे। तो आपके यहाँ पे ब्याज आएगा कि जाएगा? आएगा। तो पैसा आ रहा है, तो अब आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। चीज को ढंग से देखना चालू करो। करेक्ट। अच्छा, तुम्हारे पास टोटल कितना? 100 रुपए का एक डिबेंचर था तुम्हारा, 100 पे 12% 1 ईयर, ये हो गया 12 रुपया एक डिबेंचर का ब्याज, यस और नो? आपके पास 10 डिबेंचर है, आपको 120 रुपया ब्याज मिलेगा टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आपके लिए ये इनकम है, तो आप इनकम को क्रेडिट करते हो 120, और यही चीज फिर आप 31 दिसंबर 2019 को सर जी पीएल में ट्रांसफर कर दोगे, और पीएल में इनकम क्रेडिट होती है, तो 2PL 120 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये हो गया आपका पहला साल का एंट्री। ये पहला साल तुम्हारे बुक्स में इस तरीके से एंट्री हुआ। करेक्ट है क्या? ये चीज कोई दिक्कत? अब हमको एक्चुअली फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं समझाना था, मेरे को तुमसे बात ही करना था सर सेकेंड ईयर में। अब चीज को समझो, हमारा नेक्स्ट ईयर चालू हो गया 2020। ये कोरोना का साल था, तुम्हें पैसे की दरकार थी। अब हम तुमसे 1 जून को, 1 जून को हम तुमको बोले भाई हम खरीदना चाहते हैं, हम है आदित्य डायमा, अभी हम आईटीसी नहीं है, हमारे और तुम्हारे बीच का बात हो रहा है।
तुम बोला सर मेरे को रुपया का बहुत दरकार है, आप मेरा ये डिबेंचर ले लीजिए। यू आर गोइंग टू डिबेंचर, सेल कर रहे हैं आप हमको, यू वांट टू सेल डिबेंचर्स। तुमने बोला हम आपको अपना पूरा का पूरा 10 डिबेंचर बेच देंगे। हमले भाई कितना रुपया लोगे? कितने का डिबेंचर है बेटा तुम्हारा? 100 रुपए का। तुमने बोला हमको तो 100 रुपया दे दीजिए। तुमको कोई प्रॉफिट लॉस का लालच नहीं है, तुम बोले सर के साथ डीलिंग हो रहा है, छोड़ो यार कोई बात नहीं, तुम मेरे को 100 में ही बेच रहे हो, ज्यूम कर लो एक बार के लिए। हम तुमको 100 रुपया दे दिए। कितना रुपया तुम लोगे आज के दिन हमसे? 1 जून को ट्रांजेक्शन हो रहा है, जल्दी बोलो। 1000 रुपया लोगे? चीज को समझना, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। इसने मेरे को डिबेंचर बेच दिया है, ध्यान रखना तुम लोग। कब बेचा है? 1 जून को। कितना रुपया में बेचा है? 100 रुपया में बेचा है एक डिबेंचर। तुम्हारे घर में रुपया आएगा कि जाएगा? आएगा। चलिए हम आपके हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, हम आपसे कॉन्सेप्ट का बात नहीं करेंगे, आप जो बोलेंगे हम वो लिखेंगे। आपका डिबेंचर चला गया, क्या एसेट जा रहा है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड, करेक्ट है। आप मेरे को कितने में बेचे बेटा? 100 रुपया में एक डिबेंचर, 10 डिबेंचर 1000 रुपया। आपको कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ, यस और नो, करेक्ट। एक बात बताओ, तुमने ये डिबेंचर मेरे को कब बेचा? 1 जून 2020। अब एक बार ध्यान देना, सपोज करो अब 31 दिसंबर 2020 आया, कंपनी के बुक्स में ओनर कौन है बेटा? अब हम है, आपने बेच दिया। 31 दिसंबर को ओनर कौन है? हम। तो कंपनी ब्याज किसको देगी? पूरे साल का देगी, यस और नो। क्या पूरा साल हम ओनर थे? गलत हो गया ना चीज। अब तुमको रियलाइज हो रहा है कि पूरा 12 महीने का ब्याज तो हम खा गए, लेकिन देखा जाए तो हम ओनर कब बने? 1 जून को। तो 1 जून से 31 दिसंबर का सर जी 7 मंथ्स का ब्याज मेरे को मिलना चाहिए था, और 5 मंथ का किसको मिलना चाहिए था? लेकिन कंपनी को मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी तो उस दिन जो ओनर होगा उसको देगी। अब ऐसे तुम लोग 10 बार एक दूसरे को बेचोगे तो क्या कंपनी सबको 1-1 महीने का देती रहेगी? नहीं। तो तुमको जब मेरे को बेचना था ना, तब तुमको मेरे से बात करना चाहिए था, बोलना चाहिए था सर जी ये जो 1 जून को हम आपको दे रहे हैं, तो 5 महीना हम होल्ड किए हैं, इस 5 महीने का ब्याज आप हमको दीजिए। तो जब भी एक इन्वेस्टर अपना डिबेंचर फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज बेचता है, तो वो जिस दिन बेच रहा है उस दिन तक का ब्याज कलेक्ट करता है। तुम मेरे से मांगोगे, बोलोगे ब्याज दो, और मेरे को देना पड़ेगा, तो हम तुमको इस समय कितने महीने का ब्याज देंगे? 5 महीने का। अब समझे चीज को? तो तुमको कैसे पता चला 5 महीने का? सर जी जिस दिन तुम बेच रहे हो उस दिन तक का तुमने कैलकुलेट किया प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट डेट से, यस और नो। 31 दिसंबर था पिछला प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट डेट। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। आप बोले हमको 5 महीने का ब्याज चाहिए, यस और नो। तो 5 महीने का ब्याज अब आप हमसे मांगेंगे। तुमने 100 रुपया मांगा था डिबेंचर का, तो तुम बोले ब्याज अलग से दीजिए, ब्याज अलग से दीजिए। तो अब आप इसके ऊपर ब्याज निकालिए। आपका 1000 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितना है? 1000। 1000 पे 12% बेटा 120 इंटू 5/12 50 रुपीज होगा ना? क्यों बेटा? 1000 का 1% होता है 10 रुपया, 50 रुपया आएगा सर। देखो पिछले साल का ऐसे ही देख लो ना, पिछले साल का टोटल ब्याज 120 था ना बेटा 12 महीने का, डिवाइड बाई 12 कर चल, तो हर महीने का कितना ब्याज हुआ? 10। तो सर जी आपका 5 महीने का कितना होगा? 50 रुपया होगा। तो तुम हमसे 50 रुपया मांगोगे। तो अब तुम मेरे को बता, तुम मेरे से टोटल कितना रुपया लेगा? 1000 रुपया लेगा कि 1000 से ज्यादा लेगा? 1000 तो तुम मेरे से डिवेंचर का ले रहा है, और 50 रुपया क्या चीज का ले रहा है? ब्याज का। तो टोटल तुम हमसे कितना रुपया ले रहा है? 1050। मतलब बैंक में 1000 प्लस 50 होगा, तो ये हो गया 1050, करेक्ट है। डिबेंचर का 1000 और इंटरेस्ट का 50। क्या चीज समझ में आता है? क्लियर है ये चीज पक्का? इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्याज को छोड़ के 1000 रुपया मांगा। अब यही तुम हमको बोलता हमको 1100 रुपया दे दीजिए ब्याज व्याज जोड़ के पूरा। कितना बोला?
1100 रुपया। अब जब आप हमसे 1100 रुपया मांग रहे हैं ब्याज व्याज सब लेके, मतलब ये 1100 में ब्याज जुड़ा हुआ है, यस और नो? अच्छा, ब्याज कितना है? 50। मतलब आप डिवेंचर कितने में बेच रहे हैं? 1050। सोच के देख लीजिए, 1100 रुपया टोटल मांग रहा है ब्याज जोड़ के, ब्याज का 50 है, तो 1100 में अगर 50 ब्याज का, तो डिवेंचर का कितना हुआ? 1050। खरीदा कितना था डिवेंचर? कितने में खरीदा था? 1000 में। 1000 में खरीदा, 1050 में बेच रहा, कितने का प्रॉफिट? 50 रुपया प्रॉफिट निकल गया। मतलब अगर कम इंटरेस्ट है तो कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में सर जी बैंक का फिगर में ब्याज ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट डिबेंचर हो जाएगा और एक पार्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट 50 है तो डिबेंचर कितना हो जाएगा? 1050। और फिर इसको हम लोग कॉस्ट से कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कितना? 50 रुपए का। क्या चीज समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अब मेरे बारे में बात करो, आदित्य डायमा के बारे में। हमने तुमको कितना रुपया ब्याज का दिया? 50। तो जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2020, उस दिन कंपनी मेरे को ब्याज देगी, मेरे पास रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपया आएगा मेरे पास? पूरा 120 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। चीज को समझो। अब मेरे पास 120 रुपया ब्याज का आया, हमने तुमको कितना ब्याज दिया था? 50। तो 120 में से 50 तो मेरा खर्चा लगा था, तो मेरा नेट इनकम कितना हुआ? 70 रुपया। यस और नो? 120 रिसीव हुआ, 50 हमने इसको दिया, तो मेरा नेट इनकम कितना है? ये 70 मेरा 7 मंथ्स का ही ब्याज है। सोच के देख लो, जो 7 महीना हम होल्ड किए उसी का ब्याज है ये 70 रुपया। समझे चीज को? मतलब अकाउंटिंग एंट्री इसी तरीके से होती है कि आप जितना पीरियड के लिए होल्ड करेंगे उतने का ब्याज ही आपके घर में नेट में आएगा, बाकी ब्याज एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? मतलब अब हम लोग समझे कम इंटरेस्ट क्या होता है और एक्स इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, हम तुमको एक बात बोलेंगे, ये मेरा तरीका है याद रखने का। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस हो, कभी भी बोले ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए कम कर दो। क्या कर दो? कम। देखो, मेरा कम इंटरेस्ट 1100 था इस एग्जांपल में, मिल रहा है, हमने 50 कम किया। कम कम मतलब कम कर दो, तो 1100 में से 50 गया, कितना बचा? तो मेरा इन्वेस्टमेंट का कितना हो जाएगा सर जी? 1050 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? अब यही चीज एक्स इंटरेस्ट होता है, तो एक्स जो हो जाता तुम्हारे लाइफ में, उससे तुमको मतलब होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो एक्स को एक्स रखते हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरे से एक्स इंटरेस्ट में कितने में खरीदा था? 1000 में। यस और नो? हम तुमको कितने में खरीद रहे थे? तुमसे 1000 में। तो हमको 1000 से ही कंपेयर करना है कॉस्ट को, और किसी से कंपेयर नहीं करना। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? देखो, प्रैक्टिकल पार्ट बोल दिए। अब जब अपने इसका थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो लिंक कर पाएंगे कि एक्चुअली डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ है। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है क्या? पहले ही बोलो। पक्का? क्लियर? चलिए चालू करते हैं सर। नो सर, आइए बात करते हैं इसमें। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज, these refer to securities having fixed return of income. Investment in government securities or debentures comes under this category. Correct है? Transactions for fixed income bearing securities may occur on the following basis: X interest basis, कम interest basis. अब आपको समझ में आ गया X interest क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है। करेक्ट है? अगर अपने ये कॉन्सेप्ट बड़े बगैर पड़े आ जाते तो अपने इसको लेके सोचना पड़ता क्या है। इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, मतलब 1000 रुपया वाला याद करो, शुरुआत वाला, जिसमें 50 रुपया अलग से मांगा था, याद है ना? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हैज टू बी पेड इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। यस और नो? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड, क्योंकि अभी तो ड्यू हुआ नहीं था 1 जून तक का, उस दिन तक का ब्याज आपको अलग से देना पड़ता है। इन एडिशन मतलब 1000 के साथ अलग से, मतलब टोटल 1050 देना पड़ता। क्लियर है ये चीज? पक्का? आगे पढ़िए। द फॉलोइंग एंट्रीज आर टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ परचेजर। चलिए, परचेजर मतलब हम हो गए, हम तुमसे खरीदे थे, याद है? तो मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जितना रुपया में हम बात किए थे, याद है? 1000 रुपया, और इंटरेस्ट का हम 50 रुपया अलग से दे रहे थे,
और बैंक में 1050, देखो एंट्री ऐसे बनती, पैसा मेरे यहाँ से गया 1050, इसमें ब्याज का कितना 50 और 1000 रुपया किसका, इंटरेस्ट का, सर डिबेंचर का। क्लियर है ये चीज पक्का सर? तो ये हो गया। दिस अमाउंट विल अपीयर इन द कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दिस अमाउंट का मतलब जो इन्वेस्टमेंट ये वाला 1000 रुपया वाला। दिस अमाउंट विल अपीयर इन द इनकम कॉलम ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये इंटरेस्ट हो गया जो मेरा इनकम में आ जाएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत? ये अभी मेरा एक्सपेंस है क्योंकि हमने तुमको दिया है 50। अब यही चीज समझो, जब मेरे को 120 रुपया मिलेगा तो 120 में से ये 50 का एक्सपेंस हट जाएगा, तो मेरा नेट इनकम कितना हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। क्लियर है ये चीज पक्का सर? आगे पढ़ते हैं। इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, याद करो 1100 रुपए का बात हो रहा है। अ पार्ट ऑफ परचेज प्राइस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंटरेस्ट पेड टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। यस और नो? 31 दिसंबर से 1 जून तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किए थे, याद है? आगे बोला, hence in this case the cost of investment has to be calculated by subtracting the amount of interest accrued from purchase price। देख लीजिए, आपका 1100 रुपया था, देख लो 1100 में से 1050 और 50 याद है, तो 1100 में से 50 माइनस करके 1050 का फिगर आएगा। क्लियर है ये चीज पक्का सर? तो मेरा रुपया कितना जा रहा बेटा, टू बैंक 1100, इसमें इंटरेस्ट एक्रूड कितना, डेबिट 50, और डिवेंचर या इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कितना, 1050। क्लियर है ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? क्लियर है क्या ये चीज पक्का? तो नेक्स्ट आइए, द फॉलोइंग एंट्रीज टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ परचेजर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1050, इंटरेस्ट एक्रूड 50, टू बैंक 1100। क्लियर है ये चीज पक्का सर? ये जो 1050 है ये कैपिटल कॉलम में चला जाएगा और ये जो 50 है ये इनकम कॉलम में चला जाएगा। When the interest amount is actually received, जब मेरे को 120 रुपया मिलेगा, it is entered in the interest column credit side। इनकम आ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 120। The net effect of these entries will be that the amount credited to the income will be only the interest arising between the date of purchase and the one on which it next falls due। मतलब बेसिकली अपने एग्जाम्पल के बेसिस पे 1 जून से 31 दिसंबर का ही ब्याज नेट में आएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? वही चीज उसने बोला है। इंटरेस्ट नोट है, इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू। करेक्ट है, कोई दिक्कत? इन केस द कोटेशन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, द सेम विल बी ट्रीटेड एज। ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सम्स में क्या है, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलता है, तो आप एज्यूम क्या करेंगे, एक्स इंटरेस्ट एज पर द जनरल प्रैक्टिस। कोई दिक्कत है इसके अंदर में? यहां तक में अगर कोई भी डाउट है तो आप आगे बात नहीं कर सकते हमसे। क्लियर है क्या? नाउ सर, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ऑन डिस्पोजल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए चीज को? तुम अपने बारे में बात करो, तुमने 1000 में खरीदा था। सेकंड एग्जांपल उठाओ, जो हम लोग कम इंटरेस्ट में बेचे थे, 1100 में तुमसे हमने खरीदा था, 50 रुपया ब्याज का था, तो 1050 हुआ था, तो तुमको कितने का प्रॉफिट था, 50। वो 50 तुम पीएल में क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है ये चीज? तो तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी, तुम एक बार सोचो। बैंक अकाउंट डेबिट 1050, टू डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 1000, टू पीएल 50। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? वही चीज लिखा है। When a part of the holding of an individual investment is disposed, मतलब समझ में आया? अब तुम्हारे पास 10 डिबेंचर था, तुमने 10 नहीं बेच के 4 ही बेचा। 10 डिबेंचर था, 10 में से कितना बेचा, तो उस 4 का कैसे निकालेंगे? तो 4 का कॉस्ट निकाला जाता है। कॉस्ट 2 तरीके से निकलता है, या तो फीफो होता है या एवरेज कॉस्ट होता है। हम लोग बेसिकली एवरेज कॉस्ट को हमेशा वेटेज देते हैं, तो वे एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे कॉस्ट निकालिए उस 4 का, और उसको कंपेयर करिए सेल प्रोसीड से, फिर पीएल में डालिए। तो लिखा, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इज डिस्पोज्ड, द कैरिंग अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी एलोकेटेड टू दैट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल होल्डिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। एवरेज कैरिंग अमाउंट मतलब क्या हुआ, चीज को समझो। 10 डिबेंचर का कॉस्ट 1000 रुपया, तो 1 का 1000/10, तो 4 का कितना, यूनिटरी मेथड 1000/10 इंटू
₹400 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज पक्का था? फिर उससे कंपेयर करिएगा कि भाई कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है ये चीज पक्का? आगे पढ़ते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज हेल्ड एज stock in trade, the cost of stocks disposed of may be determined by applying an appropriate cost formula. FIFO, average cost, whatever. The cost formulae are the same as specified in AS2 valuation of inventory. चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं। Difference between the carrying amount and the disposal proceeds net of expenses is recognized in the statement of PL. जब पूरा बेच दिया, जब पार्ट बेचा, when part of investment is disposed, तो एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। और अगर आपका स्टॉक एंड ट्रेड की तरह है तो AS2 का प्रिंसिपल फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज पक्का? आगे बात करते हैं। अब आइए फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज का बात करें। हम लोग वेरिएबल का बात बाद में करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ डिबेंचर पे अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए, इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस, द अमाउंट ऑफ accrued interest from the date of last payment to the date of sale is credited in the income column, and only the sale proceeds net of accrued interest from the date of last payment to the date of sale is credited to the capital column of the investment account. चीज समझ में आया क्या? अब देखो इतना बड़ा लेवल पे इंग्लिश में लिखा, क्या बोला समझ में ही नहीं आता। तुम अपना एग्जाम्पल रखो अपने दिमाग में। तुमको टोटल कितना रुपया मिला था बेचने से कम इंटरेस्ट में? 1100, याद है? 1100 में से 50 रुपया इंटरेस्ट कॉलम में लिख दीजिएगा, तो कितना बचेगा? 1050 कैपिटल कॉलम में लिख दीजिएगा। अब आप जब इन्वेस्टमेंट खरीदे थे तो याद करिए, एकदम ध्यान दो, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, आपके हिसाब से बोल रहे हैं। तो आपने डेबिट में 1000 रुपया लिखा था खरीदते वक्त, अब आप क्रेडिट में 1050 लिखेंगे। 1050 प्रॉफिट कितना? अपने आप आ जाएगा, वो पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? इसके डेबिट में लिखेंगे, पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर है ये चीज पक्का? वही बात बोला है। इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। अब एक बात बताओ, एक्स इंटरेस्ट का एग्जांपल उठाओ। 1000 रुपया अलग से, 1000 रुपया और ब्याज अलग से, टोटल कितना मिला? 1050। उसमें 50 उसमें रहेगा इंटरेस्ट कॉलम में, इनकम कॉलम में क्रेडिट साइड का, और कैपिटल कॉलम में 1000 रुपया जाएगा। यस? फिर उस 1000 को इस 1000 से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। यस और नो? इस बार प्रॉफिट लॉस नहीं है क्योंकि एग्जांपल में 1000 लिए थे। इन केस द ट्रांजेक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, एंटायर सेल प्रोसीड्स is credited in the capital column, and the amount of interest accrued from the date of last payment to the date of sale separately received from the buyer will be taken to the credit side of the income column of investment account. Clear है ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? चेक कर लो। नो सर, आइए इलास्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। इन 2011, ढंग से समझिएगा, मेसर्स वाई लिमिटेड इशूड 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each. Interest is payable half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year. 2 बार ब्याज देता है, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। क्लियर है? 2011 में इशू किया था। 12% फुल्ली पेड डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each। किस कंपनी का है? मेसर्स वाई लिमिटेड। तो हम लोग लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड अकाउंट। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। ऑन 1 दिसंबर 2012, किस दिन? 1 दिसंबर 2012 को मेसर्स बुल एंड बेयर परचेज 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स एट ₹101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मतलब इसमें ब्याज अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। ब्रोकरेज भी दिया है तो ब्रोकरेज कॉस्ट में जुड़ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? तो ये चीज पक्का तो सर? आगे, ऑन 1 मार्च 2013 नेक्स्ट ईयर, द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ दीज डिवेंचर्स एट 103 एक्स इंटरेस्ट प्राइस। 103 में बेचा, एक्स इंटरेस्ट है तो ब्याज का पैसा अलग से लेगा। अगेन पेइंग ब्रोकरेज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। Prepare investment account in the books of Messrs. Bull and Bear for the period from 1st December 2012 to 1st March 2013. तो बेसिकली हम लोगों को सर इन द बुक्स ऑफ Messrs. Bull and Bear काम करना है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेसिकली इन 12% डिवेंचर्स ऑफ
किसका, देखो तो किस कंपनी का डिवेंचर है, मेसर्स वाई लिमिटेड। इन 12% डिवेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड। क्लियर है ये चीज पक्का सर? किस पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड 1 दिसंबर 2012 टिल 1 मार्च 2013। क्लियर है ये चीज पक्का सर? 1 मार्च 2013। अब देखो फॉर्मेट हम यहां बनाए हैं, डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, सब जगह रुपीज है, ये ध्यान रखना। ये नॉमिनल वैल्यू के बाद भी कॉस्ट लिखा जा सकता है और इंटरेस्ट लास्ट कॉलम में लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सम को करने के पहले सबसे पहले मेरा एक तरीका है डील करने का चीज को, ये ध्यान दीजिएगा। अपना एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग हमेशा जब भी सम करते हैं ना, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, मेरा ये रूल है, ठीक है। अब इस टाइमलाइन पे हम लोग करते हैं क्या है, पहले ये समझो, आप किस दिन खरीद रहे हैं ये बताइए। आप खरीद रहे हैं 1 दिसंबर 2012 को, करेक्ट है? जिस दिन खरीद रहा है उस दिन का पहले एक डेट दे दो, 1 दिसंबर 2012, करेक्ट है? बेच कब रहा है? नहीं 1 मार्च को बेचा है, ऑन 1 मार्च 2013 देखिए, और एक डेट हम दे दिए 1 मार्च, ठीक है, ध्यान देना, 1 मार्च 2013। क्लियर है ये चीज पक्का सर? आराम से देखिएगा चीज को, हड़बड़ी नहीं करना अपने को। अब जब भी इस तरीके का चीज मिलेगा तो तुमको करना क्या है, जिस दिन तुमने खरीदा है, कंपनी 2 दिन ब्याज देती है, यस और नो? किस किस दिन कंपनी ब्याज देती है देखिए, 30 सितंबर और 31 मार्च को, करेक्ट है? तो आप इंटरेस्ट पेमेंट डेट यहाँ पे एक बार लिख लीजिए अपने लिए, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। क्लियर है ये चीज? अच्छा एक बात बताइए, 1 दिसंबर को आप खरीदे हैं, इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला होगा कंपनी से, ये बताओ? 30 सितंबर, यस और नो? अब ये ब्याज का डेट हो गया 30 सितंबर 2012, यस और नो? ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, यस और नो? इंटरेस्ट पेमेंट डेट। और नेक्स्ट ब्याज कब देगी? 31 मार्च 2013, करेक्ट है क्या? इंटरेस्ट पेमेंट डेट। आपका इन दोनों डेट के बीच में ही काम खत्म हो जा रहा है, मतलब इस बंदे को कोई ब्याज कंपनी से नहीं मिलेगा, ये खरीदा और ये बेच दे रहा है। अच्छा, इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है कि क्या है ये बताओ? इसके लिए तो ये करंट इन्वेस्टमेंट होगा ना, यस और नो? तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका ये करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 1 साल के अंदर ही बेच दे रहा है, पहला चीज। अच्छा, अब अपने को प्रोसीड कैसे करना है ये समझो। बंदा खरीद रहा है क्या, तो पहले ये बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। अच्छा, कितने में खरीद रहा है, कुछ बोला है क्या? हाँ, 1 दिसंबर 2012 को खरीदा 10,000 डिबेंचर एट 101, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, और ब्रोकरेज कितना % है ऑफ एक्स इंटरेस्ट, यस और नो? चलिए अब आप बात करिए। कभी भी कोई भी सम होगा हमेशा वर्किंग नोट बनेगा। पहला वर्किंग नोट हमारा हमेशा होता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, एक्स इंटरेस्ट हो या कम इंटरेस्ट हो, आपको इंटरेस्ट निकालना तो पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज समझिए, आप जिस दिन खरीदे हैं, ये डेट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला था? 30 सितंबर। अब 30 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में कितना महीना होता है बताइए? अक्टूबर, नवंबर, मेरे हिसाब से 2 ही महीना होगा, सोच के देख लीजिए। 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर है ना, तो 2 ही महीना होगा ना। तो अब आप ब्याज कैलकुलेट करें, हम आपके समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 टिल
30 नवंबर 2012। क्या चीज समझ में आया? आप खरीदे 31 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, तो उस दिन तक का ब्याज आपको देना है। सामने वाला, अब हम नितिन से खरीद रहे हैं, चीज को समझिए, तो नितिन मेरे को बोलेगा 2 महीना हम होल्ड किए, हमको आप ब्याज दीजिए, तो हम उसको ब्याज देंगे। तो वो ब्याज का कैलकुलेशन, तो पहला स्टेप, आप एक टाइमलाइन बनाइए, उस पे आप अपना ट्रांजैक्शन का पहला डेट लिखिए, उसके ठीक पहले जो ब्याज मिला उसका डेट लिखिएगा, तो आपको पता चलेगा कितने महीने का ब्याज का कैलकुलेशन का गेम है। समझ गए चीज को? क्लियर है? अच्छा, कितना डिवेंचर खरीदा है देखिए, तो 10,000 डिवेंचर खरीदा है। अब थोड़ा ध्यान दो, हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। 10,000 डिवेंचर 100 रुपया करके, मतलब फेस वैल्यू हो गया 10 लाख रुपया। करेक्ट है क्या? इसके ऊपर कितना परसेंट ब्याज? 12% इंटू 2/12। क्या ये चीज क्लियर होता है क्या? पहले ये बोलिए। क्लियर है? अच्छा, कितना रुपया आ रहा, आप दीजिए फिगर। 10 लाख का 12%, 1,20,000, 10,000 रुपया महीना हो गया, मतलब 20,000 रुपया ब्याज का हो गया। क्लियर है क्या ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? मतलब इस ट्रांजेक्शन में 20,000 रुपया ब्याज होगा। क्लियर है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट आप खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। अब चीज को देखिए, हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, ये पोस्टिंग कर रहे हैं हम पहले। 1 दिसंबर 2012, अभी लिखो मत, अभी देखो देखो। 1 दिसंबर 2012 टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बैंक का क्रेडिट होगा, तो इसका क्या होगा? डेबिट होगा। कितना रुपया ब्याज का है? 20,000। क्या आप लिख सकते हैं? पहले ये बोलिए। क्या ये चीज क्लियर है? पहले ये बोलिए सर। करेक्ट है? अच्छा, नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, पहले ये बता दीजिए यस और नो। नॉमिनल वैल्यू कितना उसका? 10 लाख रुपया। क्लियर है? तो ये चीज पक्का तो सर? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट तो पता चल गया हम लोगों को। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा चीज पे। अच्छा, किस दिन खरीदा है? 1 दिसंबर 2012। सर जी, सबसे पहले 10,000 डिवेंचर खरीदा है। कितना रुपया करके खरीदा है? ₹101, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो 101 था, एक्स इंटरेस्ट। करेक्ट है? 10,000 इंटू 101 करिए। चलिए, फिगर चाहिए हमको, बोलिए। 10 लाख। क्लियर है? तो पक्का तो तुम्हारे बोलने पे लिख रहे हैं 10 लाख 10,000। क्लियर है? अब इसमें ऐड क्या होगा बेटा? ब्रोकरेज। आपने खरीदा है, ब्रोकरेज लगा है। ब्रोकरेज कितना परसेंट है? 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, तो 1% ऑफ 10 लाख 10,000। क्लियर है? 10 लाख 10,000 का 1% बोलिए। 10,100। यस और नो? करेक्ट है? तो अब ये कितना हो गया? 10,20,100। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? देख लो चीज को। नाउ 10,20,100, तो अब आप यहां ले जाके पुट कर दीजिए कॉस्ट में 10,20,100। क्या क्लियर है? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? सेटल्ड? अब इसका एक बार जर्नल भी करके देख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम अपने बुक्स में कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो मेरा पैसा जा रहा है, चीज को समझना। टू बैंक अकाउंट, हम तुमको 10,20,100 रुपया तो सिर्फ डिबेंचर का दे रहे हैं, साथ में 20,000 रुपया ब्याज का देंगे। करेक्ट? यस और नो? तो टोटल मेरे घर से रुपया जाएगा 10,40,100। यस और नो? अच्छा, इसके अंदर में सर जी डिबेंचर का कितना रुपया है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर 12% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। करेक्ट है? कितना रुपया डिबेंचर का लग रहा है? 10,20,000। और बाकी क्या चीज का है? इंटरेस्ट का है, जिसको इंटरेस्ट एक्रूड बोल लो, कुछ बोल लो तुम, है इंटरेस्ट का। कितना रुपया इंटरेस्ट? 20,000। क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आई? ये आप एंट्री पास करोगे 1 दिसंबर 2012 को। क्लियर है ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सेटल्ड है? तो पक्का, कोई भी डाउट अभी तक नहीं? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, बंदा बोला इसके बाद,
On 1st March 2013, the firm sold all of these debentures at 103 x interest. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। बेच रहा है, बेचेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, वेरी गुड। तो 1 मार्च 2013, ठीक है, पैसा आएगा, बैंक में डेबिट तो इसमें क्रेडिट बाई बैंक अकाउंट, करेक्ट है। पूरा डिवेंचर बेच दे रहा है, यस और नो? तो फेस वैल्यू तो नॉमिनल वैल्यू तो 10 लाख लिख ही सकते हैं। अब हमको ब्याज और कॉस्ट चाहिए, यस और नो? तो वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। अब सुनो भाई, ये यहां पे बेच रहा है, करेक्ट है। इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला है? 30 सितंबर, यस और नो? तो अब इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, सोच लो चीज को, 5 महीना हो रहा है, यस और नो? तो अब इंटरेस्ट 5 महीने पे कैलकुलेट होगा। मतलब 1 अक्टूबर 2012 से सर जी 28 फरवरी 2013, यस और नो? करेक्ट है। 1 मार्च को बेच रहा है ना, इस दिन तक का ब्याज अब तुम लोगे सामने वाले से, क्योंकि तुम बेच रहे हो। तो अब ब्याज कैलकुलेट होगा 10 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, ब्याज आएगा 50,000 रुपया। क्लियर है क्या ये चीज? पक्का सर? तो सबसे पहले ब्याज के कॉलम में लिख दीजिए 50,000। क्या कोई भी डाउट है इसमें? पहले ये बोल, क्लियर है? अब आगे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस, करेक्ट। अब सेल प्राइस निकालना है, किस दिन का निकाल रहे हैं? 1 मार्च 2013। कितना डिवेंचर बेचा है? 10,000 डिवेंचर। कितना रुपया करके? एक्स इंटरेस्ट ही है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 10,30,000, यही होगा ना? लेस ब्रोकरेज, खरीदते वक्त ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल करते वक्त ब्रोकरेज लेस होता है। और इस बार फिर बोला 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, 10,30,000 का 1% 10,300, यस और नो? माइनस करिए, दिस इज योर नेट सेल प्रोसीड्स, करेक्ट है। कितना रुपया आ रहा है थोड़ा बोलिएगा ना? ना माइनस करो बेटा, 10,19,700 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है क्या? यही होगा ना? 10,19,700। अब हम यहाँ पे अपने सेलिंग प्राइस में 10,19,700 पुट कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? क्लियर है चीज? पक्का श्योर है? तो अब हमारा ये आ गया सेल प्राइस। अब देखो, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है इसलिए सम उतना टफ नहीं हुआ, आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तुमने खरीदा कितने में था? देखो 10,20,100, बेचा कितने में? 10,19,700, बेसिकली 400 रुपए का लॉस हुआ, यस और नो? तो अब आप इस लॉस को क्या करिएगा सर? 1 मार्च 2013 को पीएल में डेबिट होता है, बाई पीएल ब्रैकेट में लॉस, कितने का लॉस? 400। देखिए अब आपका ये कॉलम टैली हो जाएगा, 10,20,100, करेक्ट है। यहाँ पे भी 10,20,100, क्लियर है? अच्छा, ये भी टैली हो चुका ऑलरेडी। इंटरेस्ट तुमने 20,000 दिया था, मिला कितना? 50। तुमको नेट कितना इंटरेस्ट मिला है? 30,000 रुपए का। अच्छा, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, यस और नो? इनकम पीएल में क्रेडिट होता है, तो इसके डेबिट में लिखेंगे आप 1 मार्च 2013 टू पीएल। इसको बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तुम भी समझ सकते हो। 30,000 करेक्ट। ये 30,000 क्या चीज का है? ये 3 महीने का ब्याज है। 1 दिसंबर से 1 मार्च के बीच का 3 महीना ही होता है, वो 3 महीने का ब्याज का इनकम तुम्हारा हो गया। क्लियर है चीज? अच्छा, अगर तुम इसको बेचते वक्त जर्नल एंट्री करते तो पैसा आता,
तो तुम बैंक अकाउंट को क्या करते, डेबिट। अच्छा, 10,19,700 आया, साथ में 50,000 ब्याज का आया, यस और नो। तो एंट्री होती 1069,700, करेक्ट है। टू क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, करेक्ट है क्या। कितना रुपया सर जी, 10,19,700। टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट, 50,000। क्लियर है ये चीज, पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में, क्लियर है क्या, पक्का क्या। हम बोलते हैं गलत है, गलत है, बताओ क्या गलत है। या तो एक एक्स्ट्रा एंट्री फिर करना, पीएल वाला, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करके 400 रुपए का, या फिर यहीं पे इसको 10,20,000 कर देना और पीएल को क्या कर देना, डेबिट कर देना, कंबाइंड एंट्री। समझ रहे हो तो चीज को, यहां पे पीएल को हम डेबिट कर सकते थे, सोच के देख, मेरे को लॉस हुआ बेचते वक्त, तो ये 10,19,000 की जगह 10,20,100 हो जाता, समझ गए। नहीं तो इस एंट्री को पास करके फिर ये वाला एंट्री पास कर देना, समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर। ये आपका हो गया सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पहला सम। क्या कोई दिक्कत है, देख लीजिए चीज को, समझ लीजिए, चेक कर लो। नाउ सर देखिए इलस्ट्रेशन 10, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स इन द ईयर 2011-2012। हम लोग सिर्फ बॉन्ड्स को लेके बात करेंगे बस, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ डिबेंचर्स वाला पार्ट आता है और कुछ नहीं आता है। 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैविंग नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया, 100 रुपए का नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपया। ऑन 1/4/2011 ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड्स, बुक वैल्यू कितना, 1,26,000। 2/5/2011 को परचेज किया 2000 बॉन्ड, 100 रुपया कम इंटरेस्ट है, ठीक है। 30/9/2011 सोल्ड 1500 बॉन्ड्स एट 105x इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। लास्ट में बोला प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, एज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। हम लोग को एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करने बोला गया है, क्लियर है ये चीज, पक्का सर। अब इसके बेसिस पे आपको सम करना है। करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट तो देखो हम बना लिए हैं, हम लोग सबसे पहले अपना वही काम करेंगे, एक टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज अवर टाइमलाइन। अब हमारे पास जैसे जैसे डेट्स रहेगा वैसे वैसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सर जी पहला ट्रांजैक्शन 1/4/2011 का है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, करेक्ट है, 1/4/2011 ओपनिंग बैलेंस है, एसेट है, टू बैलेंस बीडी। चीज को ढंग से देखना, ठीक है। क्या दिया बैलेंस, 1200 बॉन्ड से बुक वैल्यू 1,26,000। यहां आपको बहुत कुछ समझना होगा। 1200 बॉन्ड से एक का 100 रुपया था, तो 1,20,000 लिख सकते हैं। 1,26,000 कॉस्ट है, चीज को ढंग से देखो। अभी इंटरेस्ट का कॉलम ब्लैंक है, लेकिन तुमको चीजों को देख के समझना होगा। अच्छा पहला डेट क्या दिया, देखिए क्या है पहला डेट, 1/4/2000 क्या था, 11, करेक्ट है। इस दिन पहला डेट दिया हमको, ओपनिंग बैलेंस, करेक्ट है। तो अब आप देखिए इंटरेस्ट पेमेंट डेट 2 है, 30 जून और 31 दिसंबर, करेक्ट है। चीज को ढंग से देखिएगा प्लीज सर। हमको ये बताइए इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला होगा, ये बोलो। जब भी कोई डेट लिखोगे ना लेजर में, हमेशा सबसे पहला काम यही करना है कि उसके ठीक पहले कब ब्याज मिला ये बताओ। 31 दिसंबर, यस और नो। अब आप यहां पे डेट दीजिए 31 दिसंबर 2010, यस और नो। तो इस पीरियड के बीच में कितने महीने का ब्याज होगा, जैन फेब मार्च, 3 महीने का ब्याज होगा, यस और नो, करेक्ट है।
तो अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहला वर्किंग नोट, चीज को ढंग से देखिएगा। अपने सोचते हो ओपनिंग बैलेंस में ब्याज क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? 3 महीने का ब्याज तो पिछले साल का था, तो पिछले साल के पीएल में बुक किया होगा, तो आपको ब्याज कैलकुलेट करना, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम सर जी 1/1/2011 टिल 31 मार्च 2011, इस 3 महीने का ब्याज हम लोग निकालेंगे। कितना रुपया था? 1,20,000 था क्या? कितना परसेंट ब्याज है भाई? 12% है। 12% इंटू 3/12 कितना आ रहा है देखो तो भाई, 3,600, करेक्ट है क्या? तो इस ब्याज को अब आप इस ब्याज के कॉलम में लिखेंगे 3,600। क्लियर है चीज? सबसे पहला गलती यही करता है बच्चा कि वो इस इंटरेस्ट को इग्नोर कर देता। आप ये याद रखिए, आपके दिमाग में एक चीज सेट रखिए, हम जब भी कोई डेट लिखेंगे लेजर में, हम देखेंगे उसके ठीक पहले कब ब्याज मिला था, उस ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ऑन 2 मई परचेस 2000 बॉन्ड, 100 रुपया कम इंटरेस्ट, किस दिन खरीद रहा है पहले ये बताओ? 2 मई। अच्छा, हमारा डेट 30 जून है इंटरेस्ट पेमेंट। 2 मई क्या ब्याज मिलेगा अभी कि बाद में मिलेगा? बाद में मिलेगा, करेक्ट है ना? तो 2 मई को खरीद रहा है। अच्छा, इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला? 31 दिसंबर। यस और नो? तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। अब इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट 4 महीना लेके ही किया है, तो हम लोग उसी के बेसिस पे एक बार समझने के लिए कर रहे हैं। तो सेकंड ब्याज, ये फर्स्ट था, अब सेकंड। फ्रॉम 1/1/2011 टिल 2 मई 2011, करेक्ट है? कितना डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदा है? 2000 बॉन्ड खरीदा है, करेक्ट है? तो 2000 बॉन्ड्स खरीदने का मतलब एक बॉन्ड कितने का? 100 का, तो 2 लाख रुपए का हो गया। इंटू 12% बेटा, इंटू 4/12 फिगर चाहिए 4800। देख लीजिए तो कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है क्या ब्याज? चेक करिए तो 2 लाख का, अच्छा हाँ 8000 आ रहा है क्या? देखो तो भाई, सॉरी 8000, करेक्ट है? ब्याज पता चल गया ना? सबसे पहले तुम खरीद रहे हो, तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 मई 2011 खरीद रहे हो, पैसा जाएगा, एसेट बढ़ रहा है, एसेट के डेबिट में लिख रहे हैं टू बैंक अकाउंट। कितना डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदा है? 2000 इंटू 100 कर दीजिए, 2 लाख, करेक्ट है? ब्याज कितना? 8000, 8000 ब्याज में लिख दो। क्या ये हो सकता है? अब आप क्या करेंगे सर जी? कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, करेक्ट है? अच्छा, सबसे अच्छा चीज है कि कोई भी तरीके का 2 लाख रुपए का है, यस और नो? कितना में खरीदा है? 100 रुपीज कम इंटरेस्ट है सर जी, 100 का ही है और 100 में ही खरीदा है, बेसिकली कम इंटरेस्ट है तो 2 लाख ही होगा, यस और नो? लेकिन कम इंटरेस्ट है तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट कितना है बेटा? 8000। मतलब डिवेंचर खरीदा कितने में है? 1,92,000। समझ में आया? कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को कम कर दो, नॉर्मल लॉजिक। तो अब आपका सर यहाँ पे कॉस्ट लिखा जाएगा 1,92,000। क्या चीज क्लियर है? अच्छा, कौन सा मेथड फॉलो करने बोला? एवरेज कॉस्ट। अब देखिए, इस चीज के लिए हम हमेशा, अच्छा अब सर एक सेकंड, अब मेरा मेथड क्या बोलता है ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अब हम तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं, चीज को देखना ढंग से। हम हमेशा एक वर्किंग नोट बना के चलते हैं यहाँ पे, नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, ढंग से देखना, एवरेज कॉस्ट मेथड है मेरा ये। ओपनिंग बैलेंस किस दिन का दिया था? 1/4/2011, यस और नो? नॉमिनल वैल्यू कितना था? 1,20,000, करेक्ट? कितना कॉस्ट था उसका? 1,26,000, करेक्ट है क्या?
फिर हम 2 मई को खरीदे, तो इससे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। कितना? 2 लाख रुपए का खरीदे, करेक्ट है। तो अब मेरा ये टोटल कितना हो गया? 3,20,000, करेक्ट है। अच्छा, कितने में खरीदे हैं? 1,92,000 निकाले थे तो अभी टोटल बोलिए कितना हो रहा है? 1,1,2 2,92,000 298, मतलब 3,18,000 हो रहा है क्या? चेक कर लीजिए। इसका मतलब 3,20,000 का चीज का दाम कितना है? 3,18,000। क्या ये चीज समझ में आता है? पहले ये बोलिए, क्लियर है ये चीज? पक्का सर? श्योर? पक्का सेटल्ड है तो ये पार्ट? चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेट कब है? 30 सितंबर को बेच रहा है 1500 बॉन्ड, करेक्ट है। अब यहां थोड़ा ध्यान देने का बात है, टाइमलाइन पे जाओ, 30 सितंबर पे जाना है बेटा। 30 सितंबर पे जाने के पहले 30 जून आएगा क्या, ये बताओ। अब हम यहां से देखो इंटरेस्ट पेमेंट डेट डाल रहे हैं, 30 जून 2011। ब्याज मिलेगा, यस और नो? इस दिन अब कंपनी ब्याज देगी मेरे को। अच्छा, मेरे को कंपनी जब ब्याज देगी तो मेरे पास अब आज के दिन कितना का डिबेंचर है? समझे मेरा बात? तो मेरे पास जब ब्याज आएगा तो 3,20,000 पे आएगा, ये ध्यान रखना। तो अब तुम पहले ब्याज रिसीव करोगे। तो 30 जून 2011 बाई बैंक अकाउंट, करेक्ट। कितने का डिबेंचर है? 3,20,000, 12%, 6/12, कितना आ रहा है ब्याज सर? कितना? 19,200। चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कॉलम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? जब तुम इस लक्ष्मण रेखा को पार करोगे तभी तुम 30 सितंबर को बेच सकते हो, उसके पहले तुम नहीं बेच सकते, क्लियर है? अब हम यहां से देखो 30 सितंबर जा रहे हैं, ध्यान देना। आई एम गोइंग टुवर्ड्स 30 सितंबर। इस दिन हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं क्या? हमको कुछ भी करने के पहले, इसके ठीक पहले कब ब्याज मिला है? इस दिन। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का ब्याज होगा, यस और नो? तो तुम ये ध्यान रखना कि अब तुमको 30 सितंबर 2011 को बाई बैंक अकाउंट हम लोग बेच रहे हैं, ये ध्यान रखना। सेल, कितना डिवेंचर बेच रहे हैं? बॉन्ड्स 1500, 100 रुपए का एक, मतलब ये 1.5 लाख का हो गया, करेक्ट है। अब इसका ब्याज निकालिए। चलिए सर जी, 1 जुलाई 2011 से 30 सितंबर 2011 तक, करेक्ट है। 1.5 लाख इंटू कितना बेटा बोल? 12% इंटू 3/12, 4,500, 4,500। अब आपके पास ब्याज आ गया। अब आप सबसे पहले यहां जाके ब्याज पुट कर दीजिए 4,500। क्या लिख सकते हैं? क्लियर है? अब अपने को कॉस्ट प्राइस चाहिए कि सेल प्राइस चाहिए? बेच रहे हैं ना, तो अब हम लोगों को सेल प्राइस चाहिए। वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस, ठीक है ना। चलिए सेल प्राइस निकालते हैं। किस दिन का? 30 सितंबर 2011। सर जी कितने में बेचा है? 1500, 105, एक्स इंटरेस्ट है सर। 1500 इंटू 105 करिए, फिगर चाहिएगा सर। 15,75,000 या 157,500? 1,57,500। क्या एक्स इंटरेस्ट है? पहले ये बोलिए। एक्स इंटरेस्ट है तो कुछ करने का दरकार नहीं है। कम इंटरेस्ट होता तो कम कर देते। एक्स है, एक्स को भूल जाइए, आगे बढ़िए जीवन में। तो 1,57,500 इज योर सेलिंग प्राइस। 1,57,500, करेक्ट है। जैसे ही बेचेंगे आपको कॉस्ट प्राइस चाहिएगा प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। यहां ध्यान दो, अब ये इसका सेल प्राइस। अब सुनो, इसमें से तुमको इसका क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तब तुमको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब वो निकालने के लिए मेथड बोला है एवरेज कॉस्ट। ये रहा एवरेज कॉस्ट, ध्यान दो इधर, यही मेन पार्ट है, बस लास्ट।
30 सितंबर 2011 कितने का बेचा बेटा? 1.5 लाख। लिख सकते हैं भाई, एक बार के लिए बैलेंस बता दो। 3,20,000 में से 1.5 लाख गया, 1,70,000 बचेगा। यस और नो? अब इसका एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे कॉस्ट निकालना, चीज को ध्यान देना ढंग से। यूनिटरी मेथड, 3,20,000 का कॉस्ट 3,18,000 था, तो एक का कितना होगा? 3,18,000 डिवाइडेड बाई 3,20,000, तो 1.5 लाख का कितना होगा? इंटू 1,50,000। समझ में आता है? यूनिटरी में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा वो। नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट हम लोग फॉर्मेट ही वैसा बनाते हैं कि 3,20 का 3,18, तो एक का 3,18 बाई 3,20, तो 1.5 लाख का कॉस्ट कितना आ रहा है? देखिए, चेक करिए, आपके पास कैलकुलेटर है, फिगर चाहिएगा आपको। 30,149,062.50 करेक्ट है। ये लोग 063 ले लिया होगा मेरे हिसाब। पॉइंट में ही लिया है क्या? ठीक है, अपने पॉइंट में भी कर लेते हैं। माइनस कर दीजिए तो 3,18,000 में से 149,062.50 कितना बैलेंस बच रहा है? आ रहे हैं, चिंता। कितना आ रहा है आप बोलिए, हम बता रहे हैं। वन 937.50 आ गया ये हमारा फिगर। ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट डेट का, क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये निकालना भी जरूरी है क्योंकि तुम क्लोज करेगा बुक्स को, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ प्रॉफिट लॉस निकालना है, आइए वो भी निकाल लेते हैं। 149,062.50। देखिए प्रॉफिट हो रहा, हमने ज्यादा में बेचा है। कितने का प्रॉफिट है? दीजिए फिगर। 8,437.50 करेक्ट है। प्रॉफिट पीएल का क्रेडिट में जाता है, आप इसके डेबिट में लिख दीजिएगा। 30 सितंबर 2011 टू पीएल, कॉस्ट कॉलम में लिखिएगा क्योंकि कॉस्ट कॉलम ही ज्यादा है। देखिए यहाँ पे 157,500 उसी में है। 8,437.50 क्लियर रहेगा चीज? पक्का सर? श्योर? अब आपका 30 सितंबर का काम हो गया। क्लियर है? तो अब 30 सितंबर, अच्छा हम लोग को बनाना कब तक के लिए? देखो तो हम लोग को बोला गया है कि भाई आपको बनाना है फॉर द ईयर 2011-12, मतलब हम लोगों को 31 मार्च तक जाना है। बेसिकली वी नीड टू मूव टिल 31 मार्च 2012। क्लियर है ये चीज? अब चीज को समझो, 30 सितंबर तक काम हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट 31 मार्च को फिर मिलेगा, देखो एक डेट और है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे 31 दिसंबर, कंपनी मेरे को ब्याज देगी, यस और नो? तो ब्याज मिलेगा, ब्याज लीजिए। देखो 31 दिसंबर 2011 बाई बैंक अकाउंट, क्या चीज मिल रहा है? इंटरेस्ट। अच्छा, हमारे पास अब कितने का डिवेंचर बचा है? उसी पे ब्याज मिलेगा। 1,70,000 का बचा है, ठीक है ना? तो 1,70,000 पे 12% इंटू 6/12 क्लियर है? कितना आ रहा है? 10,200। तो इसको 10,200 करेक्ट है। अब वापस आप ईयर एंड क्लोज करने जाएंगे। जैसे ही क्लोज करने, ये सबसे मेन पार्ट है, इसको ध्यान दे लो, यहाँ पे गलत होगा तुम लोग। 31 मार्च 2012 ईयर एंड है। बाई बैलेंस सीडी, यहां ध्यान देना कितने का सामान बचा? 1,70,000, जिसका कॉस्ट कितना बचा था? हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते वो वाला काम। लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हमको इसी पे लिखना होगा 168,937.5। ध्यान दीजिए 168,937.50। साथ में एक और चीज बाकी है, बताओ क्या? ब्याज कैलकुलेट होगा।
हमारा क्लोज किस दिन हो रहा है, इस दिन। हम लोग जब भी कोई डेट देख देते हैं तो उसके ठीक पहले कब ब्याज मिला था, इस दिन। इंटरेस्ट इसी दिन मिला था ना, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा, बट नॉट ड्यू। समझ गए चीज को, क्लियर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट करना, 1,70,000 इंटू 12% इंटू 3/12 5,100। क्लियर रहेगा ये चीज, पक्का सर। अब आप देखेंगे ना तो आपका नॉमिनल वैल्यू वाला कॉलम टैली हो चुका है, 3,20,000। आपका कॉस्ट का कॉलम भी टैली हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 1,00,000 1,00,000 2,00,000 292 298 3,18,000 प्लस 8 3,26,000 437.50। सिर्फ एक कॉलम आपका बच जाएगा टैली होना इंटरेस्ट का, क्योंकि इंटरेस्ट पीएल में जाता है तो आपको उसका बैलेंस को पीएल में भेजना है। देखिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 19,200 प्लस 10,200 29,400 29,900 प्लस 4 34,900 35 40,000 आ रहा है क्या, देखिए तो इंटरेस्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो 40 में से 8 गया 32 32 में से 3 गया 29 28,400 आ रहा है शायद बैलेंस, चेक करो। 27 आ रहा है क्या 400, 8 3 11, ये गलत हो गया कैलकुलेशन क्या, ओ 39 है क्या ये, एक सेकंड, वही बोले ना 39,000 माइनस दिस, तो ये हो गया आपका 27,400। इसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, पीएल बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2012। क्या चीज समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ। ये मेन पार्ट है। कौन सा 27,400, देखिए हमने 2 बार ब्याज दिया है, डेबिट में लिखा 8,000 और 3,600, ये मेरा एक्सपेंस है ब्याज का, और क्रेडिट में मेरे को ब्याज मिला है, तो नेट में जो मेरा प्रॉफिट है वो ब्याज पीएल में ट्रांसफर हो रहा है। जो हमने आपको सिखाया था ना, याद करिए 3 महीने का ब्याज हमारा नेट हो रहा था, वही वाला चीज का फिगर है ये नेट। समझ गए चीज को, क्लियर है, पक्का है क्या, सेटल है तो चीज देख लो, चेक कर लीजिए एक बार प्लीज।